अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि भारत पहलगाम वाकये के 7 दिन गुजरने के बावजूद शवाहिद ना दे सका। आज आपको सबूत के साथ बताएंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क चला रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को IEDs और दीगर हथियार फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को झेलम बस स्टैंड से भारत से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.5 किलो वजनी बम और घर से ड्रोन भी बरामद हुआ। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक भारतीय हाजिर सर्विस मेजर ने कहा, हम बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराते हैं, सालों से दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। भारतीय मेजर ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर IEDs के ऑपरेशन किए। दहशतगर्द अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की हैं। DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान को कोई नहीं मिटा सकता। In this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism, कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge on daily basis, and we tell you that nothing can undo this Pakistan. दरअसल भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मतलूबा नताइज चूंकि हासिल नहीं कर पा रहा, और शायद यही वजह है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तानी मीडिया की हकायक पर मबनी सहाफत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ये जो फाशिस्ट अज़ाइम है उसकी आड़ में खित्ते का अमन बर्बाद करने का सच सामने लाना शुरू किया, तो वो मोदी सरकार को हजम ना हो सका। बात समझ भी आती है, जिस तरह का उनका एक रवैया नजर आ रहा है। अपने मुल्क में भी वो तमाम वो आवाजें जो कि उनसे सवाल कर रहे हैं उनको दबा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स को ब्लॉक करने का सिलसिला है, जिसमें ABN न्यूज भी उनकी अब हिट लिस्ट पर है। भारत ने ABN न्यूज को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है, और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने पर भारतीय हुकूमत अपने लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। और नाज़रीन, आज पाक फौज के तर्जुमान ने जिस तरह से भारत की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत किस तरह से पाकिस्तान में मुलविस है और उसके शवाहिद तमाम पूरी दुनिया के आगे रखे हैं, और ये एट्रॉसिटीज़ भारत जो है वो बहुत ब्लेटेंटली कमिट कर रहा है, और उसको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमारे पास डोसियर्स, हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, और अब जबकि वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये उसने करवाया इसलिए था ये हमला ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड यूनिलैटरली करवाया जा सके। इसी पे गुफ्तगू होगी। इसके भारत के जो ब्रॉडर या डीपर जो उसकी इंटेंशंस हैं या डिज़ाइन है, ग्रेटर डिज़ाइन, वो क्या नज़र आता है इस किस्म के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा के, और अब किस नहज पे ये मामलात को लेकर जाना चाह रहा है। और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी, रेस्क्यू के अमल में भी काफ़ी एक हमें नज़र आया कि शाना बशाना खड़े हुए थे, और रेस्क्यू के अमल में आप जो ज़ख्मी अफराद थे उनके हवाले से काफ़ी इमदाद कर रहे थे। वो भी क्या राय रखते हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हुर्रियत रहनुमा, सदर कश्मीर यूथ अलायंस, आप एक प्रोमिनेंट कश्मीरी लीडर हैं, डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, लाइक आई सेड कि आज DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग में तमाम वो जो कॉल्स थी तमाम, और जो कि वहाँ के सर्विंग मेजर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाने में, दूसरी तरफ ये जो इकदामात भारत उठा रहा है इस वाक़े के पेश नज़र, जिसपे इसहाक डार साहब ने भी कहा कि ये मकसद ही उसका ये था कि वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल यकतरफा तौर पे करे। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पहलगाम हमला करवाया गया, इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इसके जो ब्रॉडर मकासद भारत के नज़र क्या आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले और अहम तरीन बात तो यह है कि देखिए, भारत का जो ये वतीरा है ये आज की बात नहीं है। आप देखेंगे तो आपको इससे पहले भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो नजर आते रहेंगे। हम बिलअमूम पुलवामा की बात करते हैं, लेकिन पुलवामा 2019 से अलावा भी अगर आप देखें तो हमारे पास चिटी सिंहपुरा के अंदर वहां पे सिखों का कत्लेआम किया गया। ये बिल्कुल उस वक्त किया गया जब उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे वो भारत के दौरे पर थे। उसके बाद हमें नजर आता है 2010 में माचल में एक अदद इसी तरह का कत्लेआम किया गया था, और उसके बाद अमशीपुरा में मजदूरों को कत्ल करके उनको लेबल करार दे दिया गया कि ये दहशतगर्द थे जिनको हमने मारा है।
2018 में इसी तरह से एक और दफा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कार्रवाई खुद हिंदुस्तान की जो अपनी एजेंसीज हैं उन्होंने की थी। 2016 में कश्मीरी खवातीन की जो ब्रेड चॉपिंग थी वो भी कार्रवाइयां उस वक्त की हिंदुस्तान की एजेंसी करती रही है। तो ये आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से अपने ही लोगों को मार के उसका जो एक इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर और उन आजादी पसंद कश्मीरियों के ऊपर थोपने का आदी रह चुका है। और उसके बाद न सिर्फ ये करता है बल्कि उसका कैश यानी कि फायदा जो उठाता है वो भारत मुख्तलिफ सूरतों में उठाता है। 2019 में आप देख सकते हैं कि हम इलेक्शंस की बात करते हैं, अभी भी अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ हमें ये भी नजर आता है कि भारत जो है वो अपनी ऑपरेशन और सप्रेशन जो एक गिरफ्त है भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उसको वो मजीद सख्त और कश्मीरियों की जिंदगी को तंग करना चाहता है। मैं एक कश्मीरी पर्सपेक्टिव में ये इसलिए बात कर रहा हूं कि इस वक्त 1500 से जायद कश्मीरियों को फकत पहलगाम का जो इलाका है वहां से कैद कर लिया गया है, उठा लिया गया है। वहां पे 9 के करीब ऐसे घराने थे श्रीनगर के अंदर जिनको जला दिया गया और सिर्फ ये वजह दे दी गई कि ये वो लोग थे जिन्होंने पहलगाम अटैक के अंदर सपोर्ट किया था। लेकिन आप हैरत की बात ये भी देख लीजिए कि हमारे सामने सज्जाद अहमद भट्ट जैसे नाम भी हैं, वो कश्मीरी जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन वहां पहलगाम के अंदर जो लोग जख्मी थे, जो वहां पे मैयतें थी, उनको उठा उठा के कंधों पे लेके वो लेके आए थे। कश्मीरियों का तो इस वक्त जो हाल है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, वो बदकिस्मती से भारत की वजह से, भारत के इस एक्शन की वजह से बहुत कस्मापुरसी का हो चुका है। इस वक्त कश्मीरियों को अपनी मजलूमियत, अपनी मासूमियत दोबारा प्रूव करनी पड़ रही है, जबकि भारत इंटरनेशनली ये ढंढोरा पीटता चला जा रहा है कि कश्मीर उसका अटूट टांग। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन और ये जो सप्रेशन की जो टैक्टिक्स और ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, वहाँ पे इंटरनेट की शटडाउन, जिस तरह से वो वहाँ से खबर हकायक को बाहर नहीं आने देना चाहता दुनिया भर के सामने, वो सबके सामने है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, अब वो एक ऐसे ब्लॉकिंग स्प्री पे गया है कि जहां पर जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, अपने मुल्क में वो जो आवाजें उठ रही हैं तो वहां भी जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनको भी ब्लॉक करने की तरफ आ गया है। तो बट आपको लगता है कि ये भी हरबे, ये इकदाम भी करने से उसका जो चेहरा दुनिया को जो दिख चुका है, वो अब कोई फायदा नहीं है इस किस्म के मूव से? बिल्कुल, देखिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको करने के बाद सबसे पहली और अहम चीज होती ही यही है कि हर वो चैनल, हर वो शख्स जो कि सच बात या हक को सामने लाने की कोशिश कर रहा हो, उसको किसी तरह से मंजर आम पे लाने से रोका जा सके। और यही भारत की कोशिश भी है। आप देख लीजिए, अभी एक तरफ जहां यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है, साथ ही साथ वहां पर ऐसे सहाफी हजरात या ऐसे सहाफी खवातीन जिन्होंने इस तरह के जो हकाइक सामने पेश किए हैं कि पहलगाम का इलाका है, आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ऐसे थोप रहे हैं जैसे आपने पहले से तैयारी कर रखी हो, हमले से पहले ही आपकी फैक्ट फाइंडिंग भी हो चुकी हो, और आप बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे आपने तैयार रख लिया। और डॉक्टर साहब, आपके लिए भी अब श्योर ये अचंभे की बात है कि 8 लाख से ज्यादा जब हमें बताया जाता है कि एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है वहां पर डिप्लॉयड है उनकी फोर्स, वो किस तरह से ये जो एट्रोसिटीज जिसका आप भी हवाला दे रहे हैं कि अब तो लोगों को बाकायदा तौर पे 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को उन्होंने उठा के अब ये उनके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, ये दुनिया को दिखाना चाहेंगे, बहुत कोशिशों में होंगे कि उनकी जो नैरेटिव है वो किसी हद तक जो है उसको पजीराई मिले, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा। बट पहलगाम, जहां पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद 20 तारीख तक उन्हीं के वहां पर ऑपोजिशन ये बात कहती है कि जी 20 तारीख तक वहां पहलगाम बंद रहता है, और उसके बाद अचानक से क्योंकि मोदी जी ने जो है वहां पर जाना पहुंचना था, और उसके बाद जब खोला जाता है तो फिर 500 टूरिस्ट को जो है वो वहां पर जाने दे दिया जाता है। तो ये इंतहाई अचंभे की बात है। मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आप नहीं समझते कि उसी बात से जो है वो इंडिकेशन मिल जाती है? अलीना, मैं आपकी तवज्जो एक चीज और है उसकी तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा। अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत ने अपनी कोबरा फोर्स जो कि एक स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स होती है, उसको मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर तैनात किया है। अब अगर आप वो डॉट्स मिलाना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि वो कोबरा फोर्स आखिर 2 ही हफ्ते पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर क्यों तैनात की गई थी। साथ ही साथ ये हकाइक
का ये हिस्सा जो बेस्तरा वैली के नाम से जाना जाता है, वहां उसको इतने जल्दी ओपन भी क्यों कर दिया गया? अब वो कोबरा फोर्स आई है, उस कोबरा फोर्स ने क्या किया है, मैं समझता हूं अब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने वो हकीकत खुल चुकी है उन 26 लाशों की सूरत में जिसके ऊपर भारत इस वक्त इंटरनेशनल सियासत खेल रहा है। बिल्कुल, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को हर तरह से सप्रेस करने की कोशिशों में है। डॉक्टर साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय यकतरफा इकदाम के पेश नज़र हमने बहुत ही एक ठोस पैगाम दिया है, हमने मेजर्स लिए, हमने एयर स्पेस जो है उनके लिए चोक कर दी है, हमने ये भी उनको इंदिया दे दिया है कि हम जो है वो शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड करने की तरफ जा सकते हैं, कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो हमारी तरफ से इकदाम लिए गए वो काफी हैं, या फिर और मजबूती और बहुत सख्ती से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तमाम, आज भी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद है कि किस तरह से भारत इन तमाम एट्रोसिटीज में मुलविस है, येट हमें उस तरह से फाइट आउट करने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त जो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया की तरफ से है, जो आप इस वक्त इंडियन या गोदी मीडिया की तरफ से तमाम की तमाम टॉक शोज देखते हैं, उसमें तो वो स्ट्रेट ऑफ कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान को आप सफाई हस्ती से मिटा दें, कश्मीरी मुसलमानों को तो अब वहां पे जिंदा रहने की जरूरत नहीं, बल्कि वो उनको तो कब्रिस्तान में भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो वो बिहार में आपको उनकी तकरीर भी याद होगी, उन्होंने खुद ये बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये भी देखिए कि जब वो, यानी कि आपके सामने आपका दुश्मन, मैं बड़ा क्लियरली लफ्ज कहूंगा, हमसाया तो है ही है, लेकिन आपका दुश्मन जब आपके लिए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है तो आपको बबांगे दोहल कुछ चीजें करने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए कि अमन जो है उसकी भीख नहीं मांगी जाती, अमन दोनों टांगों के ऊपर खड़े होके आंखों में आंखें डाल के तभी अमन जो है उसकी आशा की जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि 2019 के बाद से ही जो वो 5 अगस्त 2019 के यूनिलैटरल एक्शंस हुए थे, उसके बाद से ही जो शिमला मुआहिदा है वो कब का रद्दी की टोकरी में फेंका जा चुका होना। एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान उनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सामने डोसेर की शक्ल में नहीं लाता तो भारत ये रेटोरिक चलाता रहेगा, ये दहशतगर्दी का लेबल पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहेगा और कश्मीरी मुसलमानों की जो एक जायज जंग आजादी है उस जंग आजादी के ऊपर ये दहशतगर्दी का लेबल लगाने में वो कामयाब अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। वो तमाम एविडेंसेस को सामने लाएं और सिर्फ फोन कॉल्स के ऊपर, लेटर्स के ऊपर, बयानात के ऊपर बात को फकत खत्म मत कीजिए। मैं समझता हूं बहुत जरूरी है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का, OIC का और उन तमाम फोरम्स का, बिलखुसूस जो कि अपने आप को इंसाफ पसंद समझते हैं, इंसाफ पसंद कहलाते भी हैं और मशहूर भी हैं इंसाफ के तौर पे, उन पे इन तमाम एविडेंसेस को प्रेजेंट किया जाए। कश्मीरी मुसलमानों की जो जद्दोजहद है, जो उनका इस पहलगाम हमले में जिस तरह से उनकी इसार कुर्बानी दिखाई गई है, वो इसार कुर्बानी भी इस डोसेर के अंदर शामिल की जाए और दुनिया को बताया जाए कि कश्मीरी अमन पसंद जरूर हैं, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क जरूर है, लेकिन जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और उसकी हक जंग आजादी और हक इस्तिस्वाब राय के ऊपर जब कोई सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा, तो वो जवाब देने की हिम्मत भी रखता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अबूजर सलमान न्याजी साहब, रुकन हैं आप कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो आज भी आपका भी लिस्ट पे नाम था और ये हर हफ्ते की अब ये कहानी बन गई है। इमरान खान साहब के एक वो रिहाई से शुरू हुआ मामला, फिर रसाई चौक हुई, रसाई के साथ साथ जिस किस्म के अदालतों के चक्कर उनकी फैमिली भी लगा रही है, पार्टी क़यादत भी लगा रही है, लिस्ट में आपका भी उन 6 लोगों में नाम था। जब क्या हुआ आपके साथ? देखिए, अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है। बाकी ये हमारी अदलिया पे एक बहुत बड़ा सवाल है, इस चीज़ पे मैं आता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, देखें, मुझे पहले तो अडयाला से कोई 800 मीटर के फासले पे कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते इस रूट से। तो मैंने पूछा क्यों, तो मुझे बताया गया कि जी आप जो है, आपको वो सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नहीं जा सकते। या मैं सिक्योरिटी थ्रेट हूँ, एग्जैक्टली आप सिक्योरिटी थ्रेट हूँ, या मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, इतनी इनको मेरी फिक्र कि मुझे सिक्योरिटी मेरी की फिक्र है, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई और रास्ते से जाएं।
खैर वो वहां पे genuinely भी कर सकते हैं। नहीं, Out of concern। मैं एक शख्स था, बाकी वहां पे रिक्शे वाला, ट्रक वाला, ट्रैक्टर वाला, मोटरसाइकिल वाला, चिंची वाला, आप लोग के लिए ज्यादा प्यार हर है। कोई गुजर रहा था, लेकिन मेरे लिए वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट था। और वहां से मुझे अडयाला का गेट नंबर 5 नजर आ रहा था, वहां से इतना मैं दूर था वहां से। लेकिन फिर मुझे वहां पे, आपको पता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, तो किसी शख्स ने बताया कि आप सर इधर पीछे से चले जाए, गलियों से हो के वो वहां से घूम के चले, आप वहां से चले जाए। खैर वहां से हम जब चले गए तो हम जैसे पहुंचे अडयाला, तो वहां पे अफरा तफरी मच गई कि आप इस गेट पे पहुंचे कैसे। मेरे साथ नईम पंजोता थे, नियाजुल्लाह नियाजी थे। फिर वहां पे बहुत सारी नफरी बुलाई गई और हमें कहा गया कि आप यहाँ से दूर जाएं आगे, जहाँ पे नौमी अलीमा खान साहिबा को रोका जाता है। तो हमें फिर वहाँ पुलिस ने बहुत सारी नफरी हुई, उन्होंने कहा अगर आप नहीं गए तो हम आपकी गाड़ियाँ तोड़ देंगे। हमने तो जी हलाल के पैसों से गाड़ियाँ ली हैं, तो उनको तो बचाना था। फिर हम वहाँ चले गए जहाँ पे सब रुकते हैं। फिर वहाँ हमें कुछ 4-5 घंटे तपती धूप में पुलिस और हम जो है आपस में बहस करते रहे, और पुलिस ने हमें वहाँ पे रोकी रखा, खान साहब की तीनों बहनों को, बाकी जो वकला थे उनको भी। और पुलिस ने आपको कहा कि हम गाड़ियां तोड़ देंगे अगर आप नहीं। जी, उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ियों के फिर खुद जिम्मेदार है अगर आप यहाँ पे ना रहे। और साथ इसमें देखें जो सबसे अफसोस वाली बात है, वहाँ पे जो SHO थे, एजाज नाम था उसका, उसको हमने कहा ये ऑर्डर है कोर्ट का जिसमें कहा गया है कि 6 वकला की लिस्ट और फैमिली की लिस्ट होगी। तो उसने कहा मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता, ये मोबाइल में, हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट था। फिर उसने कहा मुझे इसका प्रिंटेड फॉर्म दे, उसको फिर हमने वहां से प्रिंट निकलवाया, दुकान से वो दिया। फिर उसने कहा नहीं मैं अटेस्टेड ऑर्डर दें मुझे। फिर हमने एक अटेस्टेड ऑर्डर उसको एक जगह से वकील साहब से लिया, वो उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं माना। लेकिन इस लिस्ट में से जहीर अब्बास साहब तो मुलाकात वो कर पाए थे जी। एक को तो देख कुछ फेस सेविंग भी देनी होती है ना, दिखाना होता है कि जी थोड़ा बहुत मुल्क में आइन कानून चल रहा है, 1% 2%, लेकिन एक तो ये लिस्ट है जो सलमान राजा साहब लेकिन अप्रूव ये जो करते हैं। जो दूसरी लिस्ट है, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दिस इज एक्चुअली द फॉर्मल लिस्ट जो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक दी जाती है। And, जो इंतजार सलमान पंजोटा राजा साहब, उस इंतजार पंजोता साहब कंपाइल करके पार्टी से मशवरा करके एक लिस्ट देते हैं। एक वो लिस्ट है जो वहां पे सुप्रीडेंट साहब के ऊपर जो एक अफसर साहब बैठे हैं, फिर नाम नहीं लेता, बीप हो जाएगा, कट जाएगा, वो जो बैठे हैं वो फिर एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें अपनी मर्जी के लोग डालते हैं जो उसमें होते भी नहीं है, फिर उनको वहां से अंदर भेजा जाता है। और वो लोग जो अंदर जाते हैं, जो फैसल साहब और दीगर जो आज मुलाकात की है, ये उसी लिस्ट में है जो, जाहिरी बात है ये लिस्ट नहीं है जो बाकी लोग गए हैं, तो वो वही लिस्ट होगी जो वहां से अंदर का, जो उधर का एक वहां पे एक हेडक्वार्टर है, एक मेरे ख्याल से कोई पोस्ट है, कोई चौकी है जो वहां पे आदि तौर पे लगाई गई है, जो इनफॉर्मल पावर एक्सरसाइज हो रही है वहां पे एक लिस्ट मुरतब होती है और अंदर भेजा जाता है लोगों को। और अंदर जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे बाहर तपती धूप में जलील किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अंदर जाके मैं इमरान खान से मिल आया हूं। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं, ये शर्म का मकाम है कि आपके लोग जिनको पार्टी भेजना चाह रही है, जिनको इमरान खान मिलना चाह रहा है, सर वो भी उनको बाहर रोका गया है। आपकी पार्टी से ही ताल्लुक है। देखिए पार्टी के लोग तो नहीं भेज, पार्टी तो नहीं भेज रही ना, ये लिस्ट है पार्टी की, इसके अलावा कौन सी लिस्ट है ना। सो अगर पार्टी लोगों की ख्वाहिशात पे नहीं चलती, लोगों की मर्जी पे नहीं चलती, ये अडयाला में जो गैर कानूनी अफसर तैनात हैं उनकी मर्जी से नहीं चलती, पार्टी अपने प्रोसेस से चलती है, और प्रोसेस उसका ये लिस्ट है जो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक प्रोवाइड की गई है। इसके हवाले से तो एक नॉन कंप्लायंस नजर आ रहा है। और बहरहाल आज के भी आप जिस तरह से आपने अलीमा खान साहब को भी सुन लिया जी, जो लोग इस पार्टी की लिस्ट में नहीं है इसमें और वो अंदर जाते हैं, मेरी नजर में भी वो मीर जाफर और मीर जो सादिक हैं वो, ये उनका वही किरदार है पार्टी के अंदर। आपको अगर मैं तो देखे हम मैंने वहां पे कहा, नईम पंजोता मेरे साथ खड़ा था, मैंने उसको कहा कि नहीं अगर तुम्हें नहीं जाने देंगे अंदर तो मैं भी नहीं जाऊंगा अंदर। हमने डिसाइड किया, क्यों आप वो दोनों को नहीं जाने वो वही ना कि किसकी कौन होते हैं ये लोग डिसाइड करने वाले कि हम भेजेंगे इमरान खान से किससे मिलना है, और क्या आपको डर है। अब जो इमरान 3-4 इश्यूज हैं जो, अच्छा आप आगे। अब मैं आपसे जरा पूछना चाह रही हूँ कि जो फिर पैगाम बाहर आया है, चूंकि ना अलीमा खान साहिबा को बहनों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी पार्टी के लिस्ट के मुताबिक अफराद को मिलने दिया जा रहा है, और जो दूसरी लिस्ट का हवाला जो दिया जा रहा है आपकी जानिब से भी, उसके मुताबिक अगर जो अफराद को वो एक्सेस दे रहे हैं और उनके थ्रू जो पैगाम आ रहा है, डू यू ट्रस्ट दोस वर्ड्स? वो इमरान खान साहब का पैगाम इसके ना 2 पहलू हैं। एक बीमारी होती है साइकोलॉजी में, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, लेकिन एक और भी मेंटल कंडीशन होती है जब बंदा सैडिस्ट होता है, ठीक है। सैडिस्ट बंदा वो होता है, या कोई बीमारी वो होती है जब आप किसी को गम में देखें, किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है, एंजॉय करते हैं। तो आप किसी की बहन को, किसी की फैमिली को 40 डिग्री सेंटीग्रेड में दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 1 बजे देख के अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपका कथारेसिस हो रहा है, तो ये अगला बंदा जलील नहीं हो रहा। इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप एक जहनी मरीज हैं, आप उधर रोक रहे हैं, अगर उनको खबार कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मकसद ये नहीं है, एक तो ये मकसद है ना, एक तो ये सैडिस्ट होना एक मकसद है, एक नफ्सियाती इशू है, लेकिन मेन इशू क्या है?
मेन इशू है जो एक्सेस है ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, उसका इनपुट और आउटपुट उसको चेंज करना। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिल रहा हूं, आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगा आपका जो उस पर रिस्पॉन्स होगा वो उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा। सो मेरी नजर में मैं आपसे ये खान साहब को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना जाए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना जाए, बाहर जो तमाशा लगा हुआ है, बेशक वो केपी में ड्रोन अटैक था, लेकिन अगर एक मिनट ठहरे, मुझे नहीं पता कौन गया, मैं उसके लिए उस पर कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन आज केपी में ड्रोन अटैक हुआ, दिशा उसकी इंफॉर्मेशन है, या माइंस एंड मिनरल्स के कानून के ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग है, या वो है, या उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की जो एग्रेशन अभी चल रहा है, हॉस्टिलिटी है, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग है। मैं कहता हूं उस चीज को अफेक्ट करने के लिए ये इंपेयर की जाती है लिस्ट, इसमें लोगों को नहीं भेजा जाता जो एग्जैक्ट वही बात करेंगे जो बाहर हुई है, और फिर अंदर से वही बात लेके आएंगे जो बाहर खान साहब ने की है। नहीं, लेकिन मेन मकसद ये है इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, अगर अंदर से बात जो बाहर आई है कि जी मोदी की हुकूमत के इकदामात को के हवाले से अगर उसको कंडेम किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, फॉर्म 47 की हुकूमत को वो तस्लीम ना करने की अगर बात की जाए, इस हुकूमत के साथ खड़े हों जिसने हमारे बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं, अगर इस किस्म की बात तो इमरान खान साहब करते हैं। नहीं, देखें खान साहब इस पॉइंट पे तो बिल्कुल क्लियर है। डू फील के शायद खान साहब आप का जो देखते, टारगेट जो निशाना उनका होता है, अगर वो बात नहीं है यार, शायद आप देखते 4 और बातें भी आती, यू नेवर नो ना, फिल्टर आउट भी हो जाती हैं बहुत सारी चीजें। तो आपको लगता है कि ये फिल्टर आउट हुई है? क्यों एक्सेस क्यों रोकी है, मुझे सिर्फ बताएं ना, खास लोगों को क्यों रोकना है आपने, क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने वही बात करनी है जो बाहर आएगी। सो खान साहब का पैगाम ना आए इसकी वजह से बिल्कुल, एक पैगाम तो आ जाता है। देखें, पैगाम एज इट इज वही है, और वही इंफॉर्मेशन एज इट इज जो जाए, जो जानी चाहिए, उसको आपने डिस्टर्ब करना है, उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बट अबूजर साहब, आप चूंकि कोर कमेटी का भी हिस्सा है पीटीआई की, आप नहीं समझते कि कुछ एक्शंस आप लोग के भी ऐसे हैं ऑब्जेक्शनेबल कि मतलब ये जो दूसरी लिस्ट में जो अफराद अगर शामिल हैं या उनका रूट या उनको एक्सेस अगर हासिल है, और वो बरमला आके अगर आप लोग को भी मशवरा दे रहे हैं कि जी आप आ जाएं, हम हेल्प करने को भी तैयार है, तो उनको ट्रिगर या उनको रिएक्टिव होने पर मजबूर आपकी पार्टी ने किया है? देखें, अच्छा, अंदर जो है इमरान खान साहब को जिसको भी मौका मिलता है इमरान खान साहब से मिलने का, तो वो जाके कंप्लेंट करता है या अपनी तारीफ करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, या इस मुल्क में हुकूमत में आना फॉर्म 47 के थ्रू, बल्कि ये जो लोग अंदर जाते हैं भी फॉर्म 47 वाले हैं, ठीक है, हमारे इस मुताबिक। तो आपकी पार्टी के मैं आपको बताऊं, फॉर्म 47 वाली मैं आपको वही बात करो, देखे ना जो लिस्ट में जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हुकूमत में आए फॉर्म 47 के थ्रू, किसी भी कंधे पे बैठ के या बैसाखियों पे, चलें एस्टैब्लिशमेंट की बात कर ले, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं आप, ठीक है, या अब अडयाला में आपको एक्सेस मिल रही है किसी से मिल के, या पहले उससे किसी और कमरे में जाके मीटिंग करके फिर आपको एक्सेस मिल रही है किसी के पांव पकड़ के, या किसी असूल पे कॉम्प्रोमाइज करके। अगर आपको मिल रही है, मैं कह रहा हूं, अगर आपको मिल रही है इस तरीकाकार से एक्सेस, तो मैं ऐसी एक्सेस पे लानत भेजता हूं। मैं 6 महीने इमरान खान को नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं किसी के पांव पकड़ के या किसी असूल पे कॉम्प्रोमाइज करके इमरान खान साहब को नहीं मिलूंगा। अब क्या करेंगे? अब कोर्ट ऑर्डर्स भी अगर जब कंप्लाई नहीं होते, तो अब ये बता दीजिए कि एहतजाज क्यों नहीं पार्टी कर रही? क्योंकि आप लोग लीगल स्ट्रैटेजी, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, इतना कुछ आप लोग के साथ हो रहा है। चीफ जस्टिस एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एहतजाज होता है, सब कुछ होता है, हर चीज होती है, ठीक है। इस वक्त एक एंगल आप मिस कर गई हैं जो बिल्कुल उसको डिस्कस करना जरूरी है। नो, दिस इज नॉट ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट जिसके तहत ये लिस्ट जाती है। दिस इज एन ऑर्डर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ अ सिटिंग हाई कोर्ट एंड 2 जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है इस जुडिशरी की रेलेवेंस पे, वैलिडिटी पे, कि क्या ये रेलेवेंट रही है 26वें आईनी तरमीम के बाद? खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब का अगर ये ऑर्डर है उनके वो लार्जर बेंच का, उनसे तो जाके मुलाकात भी की है, मुतमईन है आप लोग? उन्होंने कहा था मुलाकात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, हाई कोर्ट खत्म हो गई? उनके कोई रेलेवेंस नहीं है कि एक एसएचओ कहता है मैं इसको ऑर्डर नहीं मानता। सर 26 अमेंडमेंट के बाद तो देखें कानून में अभी भी आप जज हैं, आपके पास कंटेम्प्ट की पावर भी है अभी भी, आप क्यों नहीं बुलाते और क्यों नहीं जेल भेजते इस एसएचओ को या सुपरिटेंडेंट को? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते? या अफरीदी साहब मुझे ये बताएं, बड़े अच्छे पोलो के प्लेयर हैं, क्या उनको लोग इसी चीज पे याद रखेंगे कि इन्होंने इस्लामाबाद क्लब में पोलो बहुत अच्छी खेली है? नहीं, इस वजह से याद नहीं रखेंगे। याद ये रखेंगे मुल्क में फस्तायत थी, मुल्क में आईनी हकूक जो थे पामाल हो गए थे, रूल ऑफ लॉ नहीं था, आइन सस्पेंड हो गया था, लेकिन वो खामोश होकर बैठे थे। उनका रवैया वही था जो एक कबूतर का होता है बिल्ली को देख के। सारा अब्बासी साहब ने लिखा है क्योंकि चूंकि 4 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र ये जो 9 मई के केसेस हैं उनको निपटाना है, और आप लोग को अब खौफ है कि नाअहली की जो तलवार जो है वो जो लटक रही है अराकीन के सर पे, सो आप लोग फिर बाहर इसी वजह से क्या फर्क पड़ेगा कोई नाअहल भी हो जाए इस तरह के शैम ट्रायल के बाद? 9 मई वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक ड्रामा था, ठीक है, उसमें कोई जस्टिस नहीं हुआ, इट वॉज वेंजेंस, और उसमें पिक एंड चूज हुआ, लोगों को माफ करके
एमएनए बनाया गया, पार्टियां छुड़वाई गई, पार्टी को तोड़ा गया, उसको बहाना था पार्टी को डिसमेंटल करने का। ये 4 महीने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में टेररिज्म केसेस खत्म हो गए हैं कि 9 मई के अलावा और कोई केस नहीं बचा था कि इधर आप ऑर्डर दे दें कि 4 महीने का ट्रायल खत्म करें। सवाल ही उठता है वाई ओनली 9th में केसेस? क्या बाकी जो मुल्क में सेक्टेरियन वॉयलेंस के केसेस हैं, मुल्क के अंदर आपके टीटीपी के केसेस हैं, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चल रहे हैं, उन पे ऑर्डर क्यों नहीं करते आपको जल्दी क्योंकि वो कंप्लीट 9 मई ज्यादा बड़ा समझते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इस मुल्क में और बहुत सीरियस इश्यूज हैं। 9th में इज अ पॉलिटिकल इशू। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल इशू है। फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो बाद में डील किया जाएगा, अभी भारत के साथ जरा निमट ले। नहीं, अच्छी बात है अगर इंडिया के साथ। देखिए मैं एक चीज बात करूं, एपीसी अगर बुलाएंगे तो जाएंगे कोर कमेटी में, कोई ऐसी बहस हो रही है पार्टी फैसला करेगी। आइडियली तो अभी तक डिस्कस इमरान खान साहब शुड बी इन एनी एपीसी कंसर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, खासकर इंडिया पाकिस्तान। अगर नहीं उनको बुलाया जाता है तो पार्टी इस पे डिसाइड करेगी। वो अभी उस पे मैं ज़ेरो और भी नहीं आई है बात। अगर आप मेरे से जाती तौर पे पूछ रही हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप खान साहब नहीं हैं तो एटलीस्ट हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी जाए कि जो भी गाइडेंस है खान साहब से गाइडेंस तो हमें लेनी पड़ेगी। हम एपीसी में ऐसे मुंह उठा के बैठ जाएं, खान साहब से हम मिल नहीं पा रहे तो हम क्या बात करेंगे वहाँ पे? हमारे लीडर ने मौकफ देना है, नैरेटिव देना है, सब कुछ देना है। और आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो नैरेटिव है, पब्लिक ने जो मानी है बात, वो वही बात है इमरान खान ने कहनी है। आपने देखिए जंग भी लड़नी है हथियारों के साथ, पीछे पब्लिक सपोर्ट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट फॉर्म 47 के ये कठपुतली, ये जूते पॉलिश करने वाले एमएनए, पब्लिक सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन पब्लिक तो डिमांड कर रही है रोज रोज कि आप रिहाई के लिए आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? निकलते हैं बाहर, सब कुछ होता है, एहतजाज होता है, हर जगह होता है, सब कुछ हो रहा है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूं, पीटीआई को ब्लेम करना आसान है, लेकिन ये याद रखें पीटीआई इज अ विक्टिम, उसके लोग भी विक्टिम है। अग्रेसर को पॉइंट आउट करेंगे तो मुल्क के मसले रिजॉल्व होंगे। विक्टिम ब्लेमिंग करके हमारे मसले रिजॉल्व नहीं होने। पहले तो आप अग्रेसर को ढूंढे, फिर उसको आइडेंटिफाई करो कि भाई आप गलत कर रहे हो, अगर ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं कर रहे लेकिन आप गलत कर रहे हो, उसको पहले रोकने की जरूरत है। तो आपने, आपका अग्रेसर तो आपके सामने है। हाँ, हमारा अग्रेसर नहीं है, आपका भी है, मीडिया का भी वो अग्रेसर है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। नवीद साहब, इट सीम्स लाइक आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको बचा लिया है। जो धमकियां दी जा रही थी हुकूमत छोड़ने के हवाले से तो यू गिवन शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट अनदर लीज ऑफ लाइफ। नहीं, देखिए धमकियां इस लिहाज से नहीं थी कि हम कुछ हुकूमत गिराना चाह रहे थे। हमारा सब व्यू पॉइंट ये था कि ये मामला ऐसा है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। जाहिर है लोगों की लाइवलीहुड का मसला है, और जो हमारी बेस कॉन्स्टिट्यूंसी थी सिंध में, वो सारी की सारी जो थी वो इनसिक्योर हो रही थी इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का जब एक अप्रोप्रिएट फोरम है उस पे जब ऐलान हो जाता है और जो उसके लिए एफर्ट्स किए गए उनको रिवर्स किया जाता है, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो है इसी हिसाब से इस हुकूमत को भी सपोर्ट कर रही है कि जो पॉलिसीज होंगी वो मशावरत से बनाई जाएंगी। और ये ऐसी चीज है जिसपे न सिर्फ मशावरत नहीं की गई थी बल्कि क्लियरली हमारी हर स्टेज पे इसकी अपोजिशन करने के बावजूद भी बुलडोज किया जा रहा था। अब ये खुशी की बात है कि फाइनली बेटर सेंस प्रिवेल्ड और ये प्रोजेक्ट जो है उसको जो है रिवर्स किया गया है। नहीं नवीद साहब, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन के लिए भी आप इस पे जरा क्लैरिटी और इसको वाज़े अंदाज में जरूर बताएं कि ये प्रोजेक्ट आया कि कंप्लीटली शेल्फ कर दिया गया है। एलामिया में जो बात सामने आई कि मशावरत जब तक हतमी नहीं हो जाती तब तक ये इल्तिवा में रखा जाएगा। अब आप, पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी कि इसको शेल्फ करें, आप इसको खत्म करें, ये बात अब आगे होनी नहीं चाहिए। लेकिन बजाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर तो मशावरत आप लोग की किसी नतीजे पे पहुंच गई तो फिर ये सर उठाएगा एंड इट्स स्टिल देयर ऑन द कार्ड्स। नहीं, देखिए सवाल ये है कि हमारा कोई हठधर्मी की बात नहीं थी। ये वही बात हुई जैसे कालाबाग डैम बनाने के लिए इतना प्रेशर था, फाइनली जब उसको शेल्फ किया गया तो यही कह के शेल्फ किया गया कि जब तक के कंसेंसस नहीं होता सारा सूबे में तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। और फिर आपने देखा कि कालाबाग डैम प्रैक्टिकली
खत्म हो गया उस डिसीजन के बाद। नवीद साहब, बल्कि एक अभी जो टेक्निकल कमेटी की भी बात की गई है कि जी वो टेक्निकल कमेटी बन के और जो सारी तमाम चीज़ें हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, फिर उसको दूर किया जाएगा। सो लिहाजा ये फिर हमें एक दोबारा से ये मैटर रीसर्फेस बज़ाहिर लग रहा है कि करते हुए दिखाई देगा पोस्ट बजट, क्योंकि जो इतलात हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने शायद बजट तक के लिए एक इंसिस्ट किया है कि इसको थोड़ा डेफर किया जाए। नहीं, आई थिंक कि ये जो भी है, पता नहीं किस खुशी में ये लोग रह रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, कैनाल्स नहीं बनेंगे, इंडस सोर्स से कैनाल्स नहीं होंगे, पीरियड। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस पर कोई। लेकिन डिबेट इस पे तो जरूर हो सकती है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बेहतर किया जाए, हमारी जो स्केर्स वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्रोडक्टिवली ज्यादा जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नवीद साहब, मैं तो ये भी जरूर जानना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी के चूंकि आप लोग की जमात पे काफी सवाल आ रहे थे और वो खामोशी, वो जो साइलेंस एक अडॉप्ट की हुई थी पीपल्स पार्टी, उस पर बहुत सवालात हो रहे हैं कि गुज़िश्ता साल जब इलेक्शन से एक दिन पहले 7 फरवरी 2024 को जो मंजूरी दी जाती है इस मंसूबे को एक्निक की जानिब से, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही इस पूरे अरसे में? फिर वो पीपल्स जुलाई पार्टी खामोश नहीं थी, लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे क्योंकि अगले और सामने वाले जो फोर्सेस थे उनके सामने वो खड़े नहीं हो सकते थे। बेबी, नेशनल असेंबली में मैंने खुद तकरीर की है विद इन द डेज। उसके बाद सवालात किए, कॉलिंग अटेंशंस दिए, फिर गवर्नमेंट अपनी एक पोजीशन, एक झूठी बूटी पोजीशन लेके सामने आती थी, फिर हम उसको क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे कि जी आपने कंसेंट दिया। भाई कहाँ कंसेंट दिया? वो आज दिन तक वो कहानी चल रही है। नवीद साहब, व्हाट डज इट टेल अबाउट योर वर्किंग रिलेशन विद योर एलआई नून लीग के साथ? आपकी वर्किंग रिलेशन के हवाले से ये क्या बता रहा है कि एक आपका जो मेजर पार्टनर है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या देर से सुनता है, या फिर आधी बात सुनता है आधी नहीं सुनता? देखें, ये ये भी और भी चीजें हैं जो कि हम बार बार रेस करते रहे हैं। फिर उसमें कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ बातें फिर इल्तवा में चली जाती हैं, फिर हमें रेस करना पड़ता है। सो वो तो है, इस किस्म की रिलेशनशिप है ये कि वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम कि भाई आपकी हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी जब तक कि हमें भी आप ऑन बोर्ड लेके साथ चलेंगे, और हमारे ये इश्यूज हैं। इस पे कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो रेड लाइन उनको क्लियरली बताया गया, जब हमने पहले शुरू में बताया तो ये शायद उनको बात नहीं समझ में आई, लेकिन उसको उस हद तक हमें लेके जाना पड़ा जहां पाकिस्तान की जो है वो कारोबार बंद हो गया, तब हुकूमत ने ये माना है। तो बात ये कि हाँ, हमारे हिसाब से इस किस्म की रिलेशनशिप में ये चीजें इस हद तक नहीं जानी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए, लेकिन ये वक्त लगा, बट देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ कम से कम। राइट, पर नवीद साहब, आप कैसे सिंध में जो रोड ब्लॉकेड्स और जो एहतजाज हो रहा था और जिस शिद्दत के साथ हो रहा था, अब आप उन कौम परस्त जमातें और जो सिंध के वासी हैं उनको किस तरह से अब आप कन्विंस करने में कामयाब होंगे? देखिए, अब कन्विंस करने की बात नहीं है, जो इश्यू था वो खत्म हो गया। अब वो लोग अभी तक उसमें से हाथ नहीं निकाल रहे। उनको बड़ी मुश्किल से कोई एक इश्यू मिला था जिसपे वो शायद थोड़ा बहुत पब्लिक अटेंशन दे सकते थे। तो अब वो इतना जल्दी से तो वो नहीं घर चल जाके सो जाएंगे, बिकॉज वो सोना ही हुआ ना उसके बाद। तो दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू, जो क्लचिंग एट स्ट्रॉज कहते हैं अंग्रेजी में, सो वो करते रहेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पेटर डाउन हो जाएगा। हम चाहते नहीं है कि इस सारी चीज को किसी फोर्स के साथ खत्म किया जाए। जाहिर है लॉयर्स वो हैं इसमें, और भी प्रोफेशंस भी हैं, तो सबके साथ गवर्नमेंट जो है मशावरत के साथ गवर्नमेंट। राइट। नवीद साहब, आखिर में चूंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है और शायद हमारे यही मसाइल हमारे पड़ोसी मुल्क को जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए एक जवाब मिल गया है, ऐसी सूरत हाल में आप चूंकि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में भी ये आवाज़ उठी है कि इस कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में एक APC बुलाई जाए और बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी जमात जो है वो इसको, इस तजवीज़ को सपोर्ट करती है? देखिए, फोरम्स तो मुख्तलिफ हैं, इंक्लूडिंग
जो है एक कॉल ये भी है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट्री फोरम इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर फोरम देन एनीथिंग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री। तो चाहे वो जॉइंट सेशन हो, चाहे जाहिर है कि नेशनल कंसेंसस एक ऐसा मामला है जिसमें मुल्क को एक थ्रेट मिल रही है, तो हर एक को ऑन बोर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, इंक्लूडिंग पीटीआई, और बाकी अपनी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के इस चीज पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है always comes first. पर नवीद साहब, यहाँ पे ये देखा गया कि जो ऑपोजिशन पार्टी है पीटीआई, अब नाउ दे वांट टू आल्सो लिंक इट विद देयर फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब, एंड दे वांट के उनको भी इसमें शामिल किया जाए। क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी कि इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा करें, इस एपीसी में शिरकत का मौका दिया जाए, ताकि एक ठोस पैगाम जो एक सिग्नलिंग है वो हमारी तरफ से एक बड़ी मजबूत जाए भारत को, जो कि वो जानता है कि एक सियासी इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम है इस मुल्क में, और उसको जो है वो फिर हिट किया जाए? देखिए, पहले चीज तो ये कि ये दैट्स एन इशू फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो क्या कर सकती है। नवीद साहब, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नमेंट। नो, वी आर नॉट द गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज मेक अ डिस्टिंक्शन। अगर हम गवर्नमेंट होते और कैबिनेट में बैठे होते, वी सपोर्ट द गवर्नमेंट, वी वोट विद द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द इश्यूज, लेकिन वी आर नॉट द गवर्नमेंट। सो बात सारी ये कि गवर्नमेंट को ये फैसला करना होगा। वी आर नॉट अवर्स टू इट, लेकिन अगर पीटीआई समझती है कि नेशनल इशू पे भी वो अपना दे वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, तो वो आई थिंक अगर तो कोई रास्ता निकलता है तो कर लें, नहीं तो द एंटायर कंट्री शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू दिस वन इशू। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।